आप सभी को पुनः नमस्ते। एक बार सभी साथी सीधे बैठ जाएंगे और सभी गायत्री मंत्र बोलेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। कितने जो यहाँ पर साथी उपस्थित हैं, जितने भी, किन लोगों ने जनता सरकार मोर्चा को, ये जनता सरकार मोर्चा के बारे में पहली बार सुन रहे हैं? मीटिंग में पहली बार आए। और कितने साथी ऐसे हैं जो कर्ज की समस्या को लेकर यहाँ आए हैं? जितने साथी यहाँ कर्ज की समस्या से आए हैं, मैं उन सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, आप इस सत्र में आ गए हो, समझ लीजिएगा कि आपकी कर्ज की अदायगी हो गई। जो कर्ज की आपकी समस्या है, उस समस्या पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अभी सुनील भाई ने आप लोगों के बीच चर्चा की थी कि हम एक सपना लेकर चले हैं, एक उद्देश्य लेकर चले हैं, व्यवस्था परिवर्तन का। वो व्यवस्था परिवर्तन क्या है? क्या हम जानते हैं कि व्यवस्था कहते किसे हैं? एक्चुअल में हमको सबसे पहले समझनी ये पड़ेगी कि व्यवस्था होती क्या है। अच्छा, मैं आप सभी साथियों से पूछूं, यदि आप भगत सिंह जी के समय में होते या राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद जी के समय में होते, तो कितने लोग ऐसे हैं कि ये समझते हो कि उस समय यदि मैं होता तो ये कर देता, वो कर देता? एक बार हाथ खड़े करोगे कि ये समझते हो कि यदि मैं भगत सिंह के समय में होता तो मैं आजादी की लड़ाई को लड़ता? कितने साथी हैं जो ऐसा सोचते हैं? कितने लोग ऐसे हैं कि भगत सिंह के अपना आदर्श मानते हैं, जो क्रांतिकारी शहीद हो गए उनको अपना आदर्श मानते हैं? कितने साथी हैं? अच्छा, क्या आप में से कोई भी साथी ये जानता है कि उन शहीदों के सपने क्या थे? किस मकसद से, किन उद्देश्यों से वो फांसी के फंदों को चूम गए? मैं यहाँ कोई भाषण नहीं दूंगा आप लोगों के बीच, हम चर्चा करेंगे और तीनों दिन चर्चा ही करेंगे बैठकर। अच्छा, आप बताओगे कि क्या सपने थे? एक बार खड़े होकर जी। हमारे देश के सभी क्रांतिकारियों के जो सपने थे कि हमारा जो भारत स्वावलंबी हो, स्वतंत्र हो। अब हमारा जितना भी तंत्र है हमारा अपना हो, अंग्रेजों का कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा तक ना हो हमारे देश में। मतलब हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं अथवा शहीद हुए हैं अथवा जो जीवित भी रहे हैं आज़ादी के बाद भी, सबका मतलब यही एक उद्देश्य रहता था कि हमारा देश सच में आज़ाद हो, सच में स्वतंत्र हो। यही नहीं कि बस कागजों में एक कानून बना के हमें आज़ादी दे दी जाए, वो भी 99 साल की लीज पर। उनका कहना था कि हमारे देश में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो भी हर एक चीज अपने देश की हो, मतलब पूरी तरीके से अपने देश के हो, स्वतंत्र हो, मतलब हर एक सिस्टम हमारा अपना हो। इनका कहने का अर्थ यह है कि जो भारत को आजाद कराने के लिए शहीद हुए थे, उनका सपना था कि भारत को आजाद होने के बाद जो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, वो अपना सिस्टम होना चाहिए। और इनका कहने का अर्थ यह भी था कि भारत आजाद नहीं बल्कि 99 ईयर्स की लीज पर है, 99 साल की। अच्छा, कोई और साथी बताइएगा क्या सपने थे उनके? हाँ जी। मेन तो सपना यह था कि अपनी खुद की न्याय प्रणाली हो अपने देश के अंदर, और बाहर से मतलब किसी भी दूसरे के प्रति हम उस पे ना चले, दूसरे कहने पे ना चले, अपने खुद की न्याय प्रणाली होनी चाहिए हमारी, और शिक्षा व्यवस्था। अच्छा, अभी इनका कहने का अर्थ ये है कि शहीदों के सपनों में से एक ये भी सपना था कि जो भारत को आजाद होने के बाद जो न्याय प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली वो अपनी होनी चाहिए। अच्छा, अगला साथी और बताइए क्या सपने थे शहीदों के? चलिए आइए। हम सभी लोग शहीदों के बारे में जानते तो हैं, हम ये भी मानते हैं कि उन शहीदों के सपने थे कुछ,
हमको ये भी मालूम है कि उन्होंने एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, आजादी के लिए अपनी शहादत दी थी। लेकिन समस्या कहां आ गई कि जब उन शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए इस राष्ट्र के लिए, तो हमारे देश के लोगों ने उनकी जो सार्थकता थी आजादी की, कुर्बानियों की, वो कहीं खो दी। आप देखोगे इस फ्लेक्स पे जो पहला चित्र लगा हुआ है महर्षि दयानंद सरस्वती का, माना जाता है कि 1857 की क्रांति के जनक माने जाते हैं इनको, जो 1857 की क्रांति का जिन्होंने नेतृत्व किया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य और दुख यह होता है कि लाल किले की प्राचीर से जब भी गणतंत्र दिवस 15 अगस्त मनाया जाता है, तो कहीं भी इस महापुरुष का नाम नहीं लिया जाता, जिसने आजादी के लिए, अगर आप देखोगे भगत सिंह की काल कोठरी से, राम प्रसाद बिस्मिल की काल कोठरी से, या लाला लाजपत राय के विचारों से आप देखोगे, तो यही वो व्यक्ति थे जिनके पग चिन्हों पर चलकर 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारी इस राष्ट्र के लिए शहादत दे गए। तो ये शहादत जो इनके बीच की जो एक हमने जो बिंदु छोड़ दिए हैं, जो एक गैप आ गया है, वो गैप किस कारणों से आया, क्या कारण हो रहे, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं व्यवस्था कहते किसे हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि व्यवस्था का वास्तविक अर्थ क्या होता है आप लोगों में से, कि व्यवस्था कहते किसे हैं? जी व्यवस्था एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा एक एक जीव का, चाहे मनुष्य हो अथवा कोई जानवर हो या कोई छोटे मोटे जीव हो, सबके हित की बात हो, सदा सबके हित की बात हो, उसे व्यवस्था कहते हैं। एक व्यवस्था ऐसी भी है जिसको न्यू आने वाली जो नई विश्व व्यवस्था कह रहे हैं, उसमें भी सभी हितों की बातें की जा रही है, सभी लोगों की चर्चा की जा रही है कि ये नीतियां होंगी, ये कानून होंगे, तो अलग अलग नीतियां बनाई जा रही है। क्या वो भी व्यवस्था है? आइए चर्चा करते हैं कि व्यवस्था कहते किसे हैं। आप देखोगे मेरे हाथ में एक माइक है, इस माइक में एक स्विच बटन लगा हुआ है, केबल लगी हुई है, और मैं जो बोल रहा हूं जिसके माध्यम से ये मेरी आवाज साउंड तक पहुंच रही है, वो सिस्टम लगा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या मैं इस केबल को हटा दूं तो क्या ये माइक चल पाएगा? अगर मैं इस बटन को हटा दूं, क्या ये चल पाएगा? अच्छा, इस वायर में यदि करंट ना हो, क्या मैं फिर मेरी आवाज साउंड तक जा पाएगी? तो इससे क्या सिद्ध होता है कि एक सिस्टम है जिससे मतलब एक दूसरी चीज जुड़ी हुई है। अगर एक भी चीज को इसमें से हम हटा दें तो ये चल नहीं सकता, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अच्छा, क्या यह भी लगता है आपको कि जहां पर स्विच बटन को होना चाहिए, जहां पर केबल को होना चाहिए, जिस स्विच में करंट गुजर रहा है वहां पर वो केबल जुड़ी हुई है, तो क्या आपको लगता नहीं कि इस व्यवस्था का कोई व्यवस्थापक है? सिद्ध होता है ना जी। अच्छा, ये अपना शरीर है, मेरे नाक यहां होती, कान यहां होते, या फिर आंख पीछे होती, क्या इसमें ये व्यवस्था थी? अच्छा, जहां नाक होनी चाहिए, जहां कान होने चाहिए, जहां आंख होनी चाहिए, जहां 5 उंगलियां होनी चाहिए, जहां पैर होने चाहिए, तो इससे क्या सिद्ध होता है जी? व्यवस्था है। और कैसी व्यवस्था है? सुव्यवस्था, अच्छी व्यवस्था। अच्छा, इससे क्या सिद्ध होता है कि इसके बनाने वाला भी कोई है? होता है नहीं होता? ऐसे ही एक व्यवस्था जो हम कहते हैं, व्यवस्था शब्द का जो अर्थ होता है शासन प्रणाली या ढंग या तंत्र, इन सबको हम व्यवस्थाओं के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्रकृति में व्यवस्था होती है, नदियां, पहाड़, बरसात, मौसम, एक सब व्यवस्था है। नदी, पहाड़, जलवायु, बरसात, गर्मी, सर्दी, ये व्यवस्था है ना इसमें। तो इसी प्रकार से मानव के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को हम कहते हैं तंत्र।
और इस मानवीय तंत्र को चलाने के लिए कुछ मापदंडों के आधार पर एक व्यवस्था का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत आते हैं आप न्यायिक तंत्र, प्रशासनिक तंत्र, स्वास्थ्य तंत्र और जो अन्य इत्यादि तंत्र हैं। अब हम चर्चा करते हैं जो ये मानवीय तंत्र हैं, क्या वास्तव में ये व्यवस्थित है या इनमें व्यवस्था है। जो व्यवस्था का अर्थ होता है, व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ ये होता है, यदि आपको जो जिन मापदंडों के आधार पे मैं बात कर रहा हूं, आपको ये समझ आ रही है जी। जिस व्यवस्था के अंदर आपको संगीतमयता नजर आए, रक्षण नजर आए, पोषण नजर आए, पारदर्शिता नजर आए, क्या आप मुझे ये बताइए जो आज की शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम है, क्या इसके अंदर आपको पारदर्शिता नजर आती है जी? बताइए। क्या एक पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भी ग्रुप डी की भर्तियां देख रहा है? अच्छा, जो एजुकेशन सिस्टम आपको जब से पैदा हुए उसके 2-3 साल से लेकर और जीवन के अंतिम पड़ाव तक आप उस एजुकेशन सिस्टम में ऐसे पिसते रहते हो जैसे कि चक्की में दाना, और जब आप लास्ट तक उस स्टेज पर पहुंच जाते हो, ना तो आप इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, फिर आप धक्के खाते हो बेरोजगार रोजगार के चक्कर में। क्या आप मुझे ये बताइए, इस एजुकेशन सिस्टम में आप पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार हो, इससे आप जो ये एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, इससे अच्छा अनपढ़ होना ठीक था या इस एजुकेशन सिस्टम में शिक्षित होना ठीक था? जिस एजुकेशन सिस्टम ने आपको बोलना नहीं सिखाया हो, माता पिता का आदर करना नहीं सिखाया हो, जिस एजुकेशन सिस्टम ने आपको नैतिकता नहीं सिखाई हो, जिस एजुकेशन सिस्टम ने आपको ये नहीं सिखाया हो कि समाज क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, क्या उसके अंदर आपको ये रक्षण, पोषण, पारदर्शिता, संगीतमयता कहीं भी नजर आती है? अच्छा, इसको थोड़ा और खोलते हैं। यदि आज का युवा ज्यादा पढ़ जाता है तो वो क्या करता है? अगर उसके माता पिता अनपढ़ है और वो थोड़ा पढ़ लिख जाता है, अगर उसके घर पर कोई उसके यार दोस्त आ रहे हैं, तो वो लड़का क्या करता है? अपने माता पिता को उनके सामने नहीं आने देता। क्या मैं गलत कह रहा हूं जी? एक बिंदु। दूसरा, यदि इस एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई अत्यधिक पढ़ जाता है, जिसे अंग्रेज की औलाद कहते हैं, तो वो क्या करता है? अपने माता पिता पर प्रेशर डालता है कि जमीन को बेचो, मुझे विदेश में पढ़ना है। क्या ये चीजें आपको देखने को मिलती है जी या नहीं? मैं गलत कह रहा हूं कुछ? क्या जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़कर वो बच्चा विदेश जाने की बात कर रहा है और इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने के बाद जब वो विदेश चला जाता है और विदेश जाने के बाद वो कभी भारत वापस आने के सपने नहीं देखता, वो वहां पर उसी देश की नागरिकता लेकर वहीं पर रहना शुरू कर देता है। वो सालों साल बीत जाते हैं अपने माता पिता से बात करते हुए, माता पिता इंतजार करते हैं कि मेरा पुत्र आएगा, वो बुढ़ापा में वो हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। क्या ये सपने देखती या नहीं देखती माताएं और बहनें? मैं माता और बहनों को ये आज कहते हुए देखता हूं कि इस निकम्मे को हमने इतना पढ़ा दिया, इसके पीछे इतना पैसा खर्च कर दिया, इसकी शादी में इतना पैसा लगा दिया, और आज लुगाई आ गई तो ये आज हमसे अलग न्यारा होकर रह रहा है। ये देखने को मिलती या नहीं मिलती? अरे जिस एजुकेशन सिस्टम ने आपको माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य हैं वो नहीं सिखाए, तो इस एजुकेशन सिस्टम का क्या फायदा? क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए? तो फिर एजुकेशन सिस्टम होना कैसा चाहिए? 1835 से पहले भारत के अंदर लगभग 7,50,000 गांव थे, और 7,50,000 गांव में लगभग 7,32,000 से ज्यादा गुरुकुल चला करते थे जी। क्या आपको ये बात मालूम है? जो 7,50,000 से ज्यादा वो गुरुकुल चला करते थे, उन गुरुकुलों को ध्वस्त कैसे किया गया? उन गुरुकुलों के माध्यम से ऐसी कौन सी शिक्षा पद्धति थी
ऐसे कौन से संस्कार थे जो बच्चों को दिए जाते थे? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, रामायण में राम सेतु पुल की कहानी किस किसने सुनी है? नल और नीर का नाम किस किसने सुना है? अच्छा, ये बताया जाता है कि जो नल और नीर थे, राम सेतु पुल को बनाने में उन दो व्यक्तियों की सबसे बड़ी भूमिका थी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं जी? अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति यदि समुद्र में जिसकी इतनी गहराई हो कि कल्पना ना की जा सके और उसमें वो पुल बनाने का निर्माण करने चलता है, आप मुझे बताइए, क्या नल और नीर को ये मालूम नहीं होगा कि उस समुद्र की गहराई कितनी है? ये भी तो अपना एक शिक्षा का बिंदु रहा होगा। क्या जिस पानी में वो निर्माण कर रहा है, क्या उसको वाटर सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा? अपना एक बिंदु, एक पॉइंट ये भी तो रहा होगा कि पानी के बारे में ऐसी शिक्षा दी जाती हो। अच्छा, क्या जिस पानी में पुल का निर्माण करने जा रहे हैं, क्या उस व्यक्ति को जो निर्माण कर रहा है उसको ये नहीं पता होगा कि इसमें किस प्रकार का कंक्रीट इस्तेमाल करना है? अच्छा, क्या जो व्यक्ति उस पानी में एक पुल का निर्माण कर रहा है, क्या उस व्यक्ति को यह नहीं पता होगा कि इसके ऊपर के इतनी वजन की चीजें गुजरेंगी, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस प्रकार का होना चाहिए? तो जरूर भारत के अंदर ऐसी ऊंची और अपर लेवल की शिक्षा पद्धति रही होगी। सिद्ध होता है जी। कर्नल कूट हुआ था एक अंग्रेज अधिकारी। शायद ये घटना तब की है जब हैदर अली के साथ उसका युद्ध हुआ था। कर्नल कूट अपनी डायरी में लिखता है कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे वेद रहते हैं कि आपको पता होगा कि आज भी समाज के अंदर एक अवधारणा, एक धारणा बनी हुई है कि नाक कट गई, बनी हुई है ना जी, कि नाक नहीं कटनी चाहिए। मेरी नाक का सवाल है, मैंने उसको जुबान दे रखी है कि आज मुझे तो उसको जो एक काम के लिए जुबान दी थी, आज वो पूरा करना, वरना मेरी नाक कट जाएगी, कहते हैं ना। ऐसे ही उस समय उस अंग्रेज अधिकारी कर्नल कूट जब वो हार गया था तो उसकी नाक काट दी गई। तो जब वो कुछ गांव से गुजर रहा था, वो कर्नल कूट अपनी डायरी में लिख रहा है कि जब मैं उस गांव से गुजरा तो मुझे एक ऐसे ऐसे वैद्य मिले जिन्होंने मेरी सर्जरी करी। मुझे वो अपनी पार्लियामेंट में बता रहा था, और ये डायरी में आज भी ये दस्तावेज भाई राजीव दीक्षित ने निकाले थे, उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है कि वो कहते हैं कि मेरी सर्जरी, नाक को उन लोगों ने इस तरीके से डिजाइन कर दिया, मतलब ये पता ही नहीं चलता कि मेरी नाक भी कटी थी। तो सोचो कैसा अपना शिक्षा का लेवल रहा होगा। तो जब अंग्रेज यहां पर आए तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इन सारी जो भारत के अंदर व्यवस्थाएं चल रही थी, इन सभी चीजों को समझा। इसी बिंदु को हम यहां रोकते हैं और इससे थोड़ा और पीछे चलते हैं। अभी हमने एक बिंदु पर चर्चा करी थी। कौन से बिंदु पर चर्चा कर रहे थे जी? इस व्यवस्था के एक पिलर पर। कौन सी? एजुकेशन सिस्टम। तो इस एजुकेशन सिस्टम को हम यहीं रोकते हैं, इससे थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ी हिस्ट्री की तरफ से, कि ये जो आज ये अव्यवस्था फैली हुई है, इसका मूल कारण क्या है? ये कहां से, मतलब ये त्राही शुरुआत हुई, ये तबाही की, मतलब इसकी जड़ क्या है? हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं। 1492 में एक अध्यादेश जारी होता है जिसका नाम था पेपल बुल, और ये अध्यादेश एक पोप के माध्यम से जारी होता है। और ये अध्यादेश में क्या होता है कि 1492 के आसपास पुर्तगाल और एक और देश था, स्पेन, शायद स्पेन था, ऐसे कुछ था, हाँ। तो जब वो दो देश थे, जब ये अध्यादेश जारी हुआ, इस अध्यादेश का जारी करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि वो पोप कहता है कि
आप लोग पहले क्या होता था, स्पेन और पुर्तगाल, हाँ याद आ गया, स्पेन और पुर्तगाल आपस में दो उस समय की बड़ी तात्कालिक महाशक्तियां हुआ करती थी, और उस समय वो दोनों देश आपस में लड़ रहे थे। जब वो आपस में लड़ रहे थे तो एक पोप था, उस पोप ने एक अध्याय देश जारी किया और इन लोगों को इकट्ठा किया, और इन लोगों से उन्होंने ये कहा कि हम आप एक ही जाति के लोग हो, एक ही धर्म के लोग हो, आप आपस में क्यों लड़ते हो, हम पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं। उन्होंने एक हिस्से में पूर्वी दुनिया का मतलब एक हिस्से में तो जिसको हम पूर्वी कहते हैं और एक को पश्चिमी, एक पूर्वी हिस्से में दूसरी पश्चिमी हिस्से में, दो भागों में इस पूरी दुनिया को बांट दिया। तो जब उन्होंने पूरी दुनिया को बांट दिया तो 1498 में भारत के अंदर आता है वास्को डी गामा। आपने नाम सुना होगा जी वास्को डी गामा, किस किसने सुना है? अच्छा, वास्को डी गामा के बारे में आपने क्या सुना है? अच्छा, भारत कहीं खो गया था? है जी? तो कहते तो ऐसे ही है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। दरअसल जो वास्को डी गामा था वो एक डाकू था पुर्तगाल का, वो लुटेरा था और वो डाकुओं का एक सरदार था जिसे आका बोलते हैं। उसके नीचे छोटे छोटे उसकी टोलियां बनी हुई थी। जब वो वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला तो जब वो भारत के अंदर आया तो जब वो गांव गांव से कस्बों कस्बों से गुजरता है तो वो इतनी तबाही मचाता है, इतनी तबाही मचाता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी मारकाट करता है वो। तो उसको जो आने का उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था कि उस 1492 के जो अध्याय देश की मैं बात कर रहा हूं, उस पेपल बुल में यह लिखा गया था, उसको इससे कुछ मतलब नहीं था कि इस आने वाले 500 सालों में इस पेपल बुल जो अध्याय देश जारी हुआ है, एक जो आदेश, काल्पनिक आदेश जो इन्होंने जारी किया था, इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। वो जब अध्याय देश जारी होता है इससे भी उनको कोई मतलब नहीं होता कि कितने व्यक्ति मरेंगे या प्राकृतिक संसाधनों को कितना नुकसान होगा या प्रकृति का क्या हाल होगा, इससे भी उसको कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ दो चीजों की लालसा थी, अपार धन संपदा और ईसाई धर्म का प्रचार करना। वास्को डी गामा भारत के अंदर केवल और केवल ईसाईयत का प्रचार करने के लिए और यहां से अपार धन संपत्ति को लूटने के लिए आया था। तो इसी के पैरेलल में हुआ था कोलंबस को भेज दिया गया था अमेरिका की साइड, और अमेरिका में जो रेड इंडियंस रह रहे थे 50,000, जिस समय उसने एंट्री की 50,000 से ज्यादा रेड इंडियन को गाजर मूलियों की तरह काट दिया। इतनी तबाही मचाई उस पेपल बुल अध्याय देश ने। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, इन बातों से क्या मतलब है, मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं उसी पेपल बुल अध्याय देश की तरह आज भी ऐसे ही आदेश जारी किए जाते हैं पोप के माध्यम से कि जो रणनीतियां तो विदेश के अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हैं जो ये बनाते हैं कि किस देश में किसकी सरकार बनेगी, किस पद पे किसको पद दिया जाएगा। तो जब ये अध्याय देश के बाद ये जारी होता है उसमें सारे मापदंड और बिंदु होते हैं कि किस प्रकार से इस जो ये भारत के अंदर ये सिस्टम चला हुआ था उस समय कि भारत पूरे विश्व का अकेला ऐसा भारत था, अकेला, और भारत और चीन की 50% एक्सपोर्ट करता था जी, ये चीन और भारत। ये बात मैं 1700 लेके और 1870 तक की बता रहा हूं। 50% तक उसकी एक्सपोर्टिंग अर्निंग थी, और उस समय जो टोटल विश्व की जो जीडीपी थी वो मात्र और मात्र 90% थी कुल। सोचो कितनी बड़ी ये दो महाशक्तियां थी। उस पेपल अध्याय देश का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब भारत को 1947 में आजाद किया गया तो भारत और चीन की जीडीपी मात्र 5% रह गई थी। 1700 ईस्वी से लेकर और 1870 ईस्वी तक भारत से $45 ट्रिलियन लूट लिया था। इतनी बड़ी लूट की गई थी।
ठीक कह रहा हूं जी मैं? यानी 1700 लेके मात्र कितना 170 वर्षों में 170 वर्षों में 45 ट्रिलियन डॉलर अकेले भारत से लूटा गया। इतनी बड़ी लूट भारत से की गई थी। और ये लूट ऐसे ही नहीं की गई, इसके लिए इन्होंने बहुत बड़े श्याम दाम दंड भेद, फूट डालो राज करो की नीति, मतलब बड़े हिसाब से और इन्होंने बड़े तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से ये लूट की गई थी। तो ये जो लूट का दौर शुरू होता है, ये जो सारा का सारा जो शुरू हुआ था, ये पेपल बुल के माध्यम से शुरू हुआ था। वो अध्याय देश आज भी शुरू होते हैं। अब इसमें जब मैं शिक्षा तंत्र की बात कर रहा था, अभी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस किस व्यक्ति ने नाम सुना है? ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे हम नई विश्व व्यवस्था कहते हैं, जो माननीय, जिसको आप अपना प्रधानमंत्री मानते हो, नरेंद्र मोदी जी, ये लाल किले की प्राचीर से और संसद में कई बार जिक्र कर चुका है। नई विश्व व्यवस्था, कोई भी पक्ष, कोई भी नेता, या चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी संगठन हो, आज तक किसी व्यक्ति ने यह नहीं पूछा कि नई विश्व व्यवस्था क्या है। अब आप लोग तय करोगे यहां बैठकर कि ये आने वाली नई विश्व व्यवस्था है या नई ये अव्यवस्था है। तो उस समय जो साम्राज्यवाद का दौर शुरू हुआ था, साम्राज्यवाद का अर्थ आप लोग जानते हो किसे कहते हैं? एक तरीके से आप समझिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि हम लोग यहां पर, मैं यहां भाषण देने खड़ा नहीं हुआ हूं, हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में सब लोगों की भागीदारी होती है एक बातचीत के माध्यम से। तो जब हम ये बात कर रहे थे इस सिस्टम की और ये जो ये अव्यवस्था ये लेकर आ रहे हैं इस अव्यवस्था की, और इससे पहले जब हमने बात की उस पेपल बुल अध्याय देश की, इस पेपल बुल अध्याय देश को बताने का आपके भी मतलब, इस पेपल बुल के माध्यम से यदि मैं इसको और विस्तार से बताऊं तो मतलब इतना बड़ा अध्याय देश था कि घंटों घंटों इस पर चर्चा की जा सकती है। तो ये जो पेपल बुल अध्याय देश था, इस पेपल बुल के अध्याय देश के माध्यम से आज भी ऐसे वही पेपल बुल अध्याय देश के माध्यम से ऐसे और भी पोप के माध्यम से ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं जिनकी चर्चा मैं अब करने वाला हूं। मैं बता रहा था कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि एक देश का दूसरे देश पर पूरा प्रभुत्व, यानी उसका पूरा गुलाम बनाने का, कि इस देश का जो शासन प्रशासन न्यायिक तंत्र सब कुछ इनका चलेगा, तो उसे कहते हैं हम साम्राज्यवाद। तो ये साम्राज्यवाद चलता है, ये चलता है 1946 और 47 तक, और 1946 और 47 तक, इससे पहले जब मैं शिक्षा तंत्र की बात कर रहा था आप लोगों के बीच, 1835 में एक एजुकेशन एक्ट पास होता है, जिस एजुकेशन एक्ट के माध्यम से पूरा जो शिक्षा का तंत्र था उस शिक्षा के तंत्र को ध्वस्त कर दिया गया। क्योंकि जो इस एजुकेशन एक्ट जिसने पास किया था, जिसको लेकर आया था, जो इस एजुकेशन एक्ट का जिसने डिजाइन किया था, वो था लॉर्ड मैकाले, और उसका एक बॉस हुआ करता था जिसको हम कहते हैं विलियम एडम। ये विलियम एडम जब भारत में आया, ये लगभग 1835 और 1840 तक भारत के अंदर रहा। तो इस विलियम एडम ने अब एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था टीबी मैकाले, और इस टीबी मैकाले को एक जिम्मेदारी दी कि तुम जाओ और पूरे भारत का भ्रमण करो, और पूरे जो भारत की स्थिति है कि भारत इतना विकसित और इतना मतलब अखंड ये राष्ट्र कैसे है, वो अपने शब्दों में बात करते हैं। तो फिर लॉर्ड मैकाले अपना एक पत्र में लिखता है जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट को भेजता है। तो उसमें वो लिखता है कि जब मैं भारत के अंदर गया तो मैं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जब मैं घूमा तो इस भारत के अंदर मुझे कहीं पर भी कोई भिखारी नजर नहीं आया। ये पार्लियामेंट में वो लॉर्ड मैकाले बता रहा, टीबी मैकाले। वो कहता है कि मुझे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया जो बेरोजगार हो। मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया, ना तो उत्तर से दक्षिण, ना पूर्व से पश्चिम
जो भीख मांगता हो। तो फिर लॉर्ड मैकाले संसद में कहता है, अगर इस व्यवस्था को, इतनी बड़ी व्यवस्था को तोड़ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर वो कहता है कि इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है, इस सिस्टम को कोलैप्स कैसे किया जा सकता है। तो विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट बताती है कि विलियम एडम इंग्लैंड की पार्लियामेंट में यह कहता है, यदि भारत को अगर बर्बाद करना है तो हमें भारत की शिक्षा पद्धति को और इसका जो ये पूरा सिस्टम टिका हुआ है, इस एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इस एजुकेशन सिस्टम को, जिस एजुकेशन सिस्टम की मैं आज बात कर रहा था कि जिस एजुकेशन सिस्टम से आप जब पढ़कर निकलते हो तो उस एजुकेशन सिस्टम को पढ़ने के बाद आप शरीर से तो हिंदुस्तानी होते हो, लेकिन पढ़ने के बाद जो आत्मा पूरी होती है वो अंग्रेजियत की होती है। ये मैं ठीक कह रहा हूं ना जी? आपको ये समझ आ रही है बात? तो वही बात जो सेम मैं बता रहा हूं, ये इंग्लैंड में पहले बोल चुका है मैकाले कि जिस एजुकेशन सिस्टम को हम डिजाइन कर रहे हैं, जब भारत के लोग इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, वो शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनका आचरण, उनका व्यवहार, वो सब और सब पूरा का पूरा अंग्रेजी होगा। क्या आज ऐसा है या नहीं? फिर इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, और जो एजुकेशन एक्ट उस समय उन्होंने 1835 में पारित किया, उस एजुकेशन सिस्टम के एक्ट के माध्यम से उन्होंने जिन 7,32,000 से ज्यादा गुरुकुलों की मैं चर्चा कर रहा था, उन सारे के सारे गुरुकुलों को उन्होंने इनलीगल घोषित कर दिया और उन गुरुकुलों की जगह पर उन्होंने स्थापित कर दिए कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट का अर्थ यदि आप समझते हो, जिनका माता पिता ना हो, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनको उन स्कूलों में पढ़ाया जाता है यूरोप में। जो मैं कहना चाह रहा हूं इसका यही है कि जिस बेटे को ये नहीं पता हो कि मेरा बाप कौन है, उन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। माँ को तो पता होता है किसका बेटा, लेकिन बाप को यह भी नहीं पता होता कि वो मेरा बेटा है, और वहां पर कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। या फिर वहां की जो वेस्टर्न कल्चर है यूरोप में, वो ऐसा ही है कि वहां पर बच्चों को साथ नहीं रखते, वो स्कूलों में रखते हैं। और आपको पता होगा मदर्स डे, फादर्स डे जो आते हैं, इसीलिए आते हैं, जो आज हम भारत में मना रहे हैं, उनके एक दिन ऐसा आता है जिन बच्चों को लावारिस छोड़ देते हैं, उन बच्चों से वो एक दिन मिलने के लिए जाते हैं, जिसको वहां पर फादर्स डे बोला जाता है। और आज यहाँ पर भारत में क्या करते हो आप लोग? फादर्स डे मनाते हो। क्या आपके माँ बापों ने आपको लावारिस छोड़ रखा है? या फिर हम भारतीयों की जो माँ है, वहां पर तो एक ही जो पत्नी होती है कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है, इसीलिए वो मदर भी क्या करती है, अपने बच्चों को छोड़ आती है। तो आपको पता नहीं, और मदर्स डे भी आता है, आता नहीं जी? मदर्स डे, जो मदर्स डे होता है वो इसीलिए मनाया जाता है, वहां पर जो बच्चे उन कॉन्वेंट स्कूलों में छोड़े जाते हैं, उन कॉन्वेंट स्कूलों में जो बच्चे छोड़े गए थे, उनसे मिलने के लिए एक दिन वहां पर डिसाइड कर रखा है, जिस दिन उनकी मां मिलने जाती है, इसलिए हम मदर्स डे मनाते हैं। क्या आप लोगों को ये मनाना चाहिए जी? अच्छा, कौन कौन लोगों को पता है कि मदर्स डे भारत के अंदर मनाया जाता है? एक फादर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, और जाने कौन कौन से डे हैं जो मनाए जाते हैं। एक वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, मतलब नाना प्रकार के ऐसे प्रोपोगेंडा चले हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो उस एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे थे, इस एजुकेशन सिस्टम में जो वर्तमान में चल रहा है और जो 1835 से पहले चलता था, वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हुआ करता था, उसमें जो आज की जो मैंने एक उदाहरण आप लोगों के बीच रखा था कि इस प्रकार की तो अपनी चिकित्सा पद्धति थी कि लोगों को ये नहीं पता चलता था कि ऑपरेशन यहां से हुआ था या यहां हुआ था, एक भी निशान नहीं बचता था। इस इतना ऊंचे लेवल की अपनी चिकित्सा पद्धति थी, वो भी 21 दिन के अंदर हो जाता। मतलब ऑपरेशन करने के 500 प्रकार के, तो वो कहते हैं ना कैंची और ये काटने के औजार हुआ करते थे, और ऐसे औजार हुआ करते थे कि वो सालों साल, मतलब एक सदी भी रखे रहे तो जर नहीं लग सकता। और ये चीजें आपको
जो इसका जो सबसे बड़ा प्रमाण मिलेगा वो सुश्रुत संहिता में मिल जाएगा। और जो आज की सुश्रुत संहिता के आधार पर ही, जिसको आप राइनोप्लास्टिक सर्जरी बोलते हो, ये सुश्रुत संहिता से निकली हुई है, अपने ऋषि मुनियों की ही ये देन है। अब इसके अलावा इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उन्होंने क्या किया, उस एक्ट को पास कर दिया। और एक्ट को पास होने के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी एजुकेशन सिस्टम को स्थापित कर दिया। और वो जब एजुकेशन सिस्टम स्थापित किया तो पैरेलल में उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोले। जब इस एक्ट को पास होने के बाद भी जिन गुरुकुलों को बंद नहीं किया गया, इस कानून के माध्यम से उन गुरुकुलों में आग लगा दी गई और उन गुरुकुलों में जो आचार्य थे, बच्चे थे, उनको जिंदा जला दिया गया। मतलब कितनी बड़ी सोची हुई साजिश के तहत ये सब किया गया है। ये 1835 की बात मैं कर रहा हूं। फिर इसके बाद यदि मैं दूसरे बिंदु पर चर्चा करूं, फिर दूसरा बिंदु आता है न्यायिक तंत्र। हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं जी अभी। क्या आपको न्यायिक तंत्र में रक्षण, पोषण, पारदर्शिता और स्पष्टता ये नजर आती है जी? अच्छा, ये बताइए, किसी गरीब व्यक्ति का यदि किसी अमीर के साथ झगड़ा हो जाए, क्या उसको न्याय मिल पाता है? क्या मुकदमा दर्ज हो जाता है उसका? FIR तक नहीं लिखते जल्दी से। FIR तक नहीं होती। अच्छा, मुकदमा दर्ज भी हो गया और न्यायालय में पहुंच भी गया, वहां पर न्याय होता है, फैसला होता है जी? और फैसले किसके पक्ष में होते हैं? जो पूंजीपति लोग होते हैं। महंगा वकील होगा। न्याय तो इस देश के अंदर होता ही नहीं, फैसले होते हैं। फैसले उन लोगों के पक्ष में होते हैं जिसके पास अपार धन होता है, जो पूंजीपति लोग होते हैं। क्या इस न्यायिक तंत्र को भारत के अंदर बदलना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या जिस एजुकेशन, जिस शिक्षा पद्धति में माता पिता का प्रति एक बच्चे का क्या कर्तव्य है और उस समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने गांव के लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, जिसमें नैतिकता नहीं सिखाई जाती हो, जिसमें बड़ों के साथ व्यवहार कैसे रखना है, अपने माता पिता के साथ व्यवहार कैसे रखना, जिसमें ये नैतिकता नहीं सिखाई जाती हो, क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए या नहीं चाहिए जी? दूसरा बिंदु, जिस न्यायिक तंत्र में आपको एक पूंजीपति को तो न्याय मिलता हो और एक गरीब को न्याय मिलने में उसकी चप्पलें घिस जाती हो, वो व्यक्ति मर जाता हो और उसका फिर भी न्याय ना होता हो, क्या ऐसा न्यायिक तंत्र बदलना चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, ये बताइए, 1850 से पहले यदि हम बात करें, भारत के अंदर कैसा न्याय तंत्र हुआ करता था? पंचायती राज तंत्र। और उस पंचायती राज तंत्र में क्या हुआ करता था? पंचायत में जो, मान लीजिए, एक परिवार की किसी अन्य परिवार से यदि झगड़ा हो गया या कोई घरेलू समस्या हो गई, तो जब वो व्यक्ति बैठते थे तो जो पंच, अगर छोटा मुद्दा है तो गांव की पंचायत बैठा करती थी, यदि मुद्दा बहुत बड़ा है तो 5 गांव के पंच बैठा करते थे। ऐसी प्रणाली बनी हुई थी। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको शायद पता होगा ये चीज। आज भी बहुत से गांवों में पंचों के माध्यम से फैसले किए जाते हैं, आपको तो पता होगा जी। हाँ, तो अब मुझे ये बताइए, मान लीजिए एक परिवार ए है और एक परिवार बी है। यदि ए परिवार की बी परिवार के साथ झगड़ा हुआ है, यदि वो न्यायालय में जाता है, उनकी जो दुश्मनी होती है वो जिंदगी भर के लिए बन जाती है या फैसला होने के बाद ही खत्म हो जाती है? दुश्मनी तो जिंदगी भर के लिए हो जाती है ना। अच्छा, जो अपने देश में पंचायती राज तंत्र था, उस पंचायती राज तंत्र में जब वो पंच फैसला करते थे, उस समय झगड़ा खत्म हो जाता था, बाद में भी बाद के लिए भी बचा रहता था, तुरंत खत्म भी होता था, प्लस मिठाइयाँ भी बांटी जाती थी सबको एक करके, तब भेजा लगा। तो ये न्यायिक तंत्र जो आज भारत के अंदर चल रहा है, ये न्यायिक तंत्र ठीक है या जो न्यायिक तंत्र पहले चला हुआ था वो ठीक है? पहले वाला ठीक है ना। तो ये न्यायिक तंत्र बदलना चाहिए नहीं चाहिए? क्या न्यायिक तंत्र में पूंजीवाद को खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या शिक्षा तंत्र में से पूंजीवाद को खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब स्वास्थ्य तंत्र में जब आप देखोगे, आप मुझे ये बताइए, क्या आज से 60 साल या 50 साल पुराना कोई अस्पताल का नाम सुना जी आपने? 100 साल पुराना
हॉस्पिटल का नाम सुना हो आपने? बताइए। अच्छा, 200 साल पुराने मंदिरों के बारे में तो सुना होगा कि 200 साल पुराना, हजारों साल पुराने। अच्छा, क्या 50 साल पहले, 200 साल पहले व्यक्ति बीमार नहीं होते थे जी? होते थे या नहीं होते थे? होते थे ना। बहुत कम होते थे। अब इनका षड्यंत्र आप लोग देखिए। 1960 के दशक के आसपास ये लोग एक योजना लेकर आते हैं जिसे कहते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। तो उस हरित क्रांति के माध्यम से आप लोगों को बताया जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, आप जो फसल बो रहे हो, पैदा कर रहे हो, आप जितनी आपको फसल मिलनी चाहिए उतनी फसल आपको नहीं मिल रही। ऐसे ऐसे वो आप लोगों के बीच विचार आपके मस्तिष्क में बनाया जाता है, एक माहौल तैयार किया जाता है। किया जाता है नहीं किया जाता जी? फिर जबरदस्ती एक पड़ोसी को धन का लालच देके या किसी अन्य चीज का लालच देकर वो लोग क्या करते हैं कि उस पड़ोसी के खेत में उस यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, नाना प्रकार के जो जहर चले हुए उनको डलवाते हैं। तो वो शुरुआत में क्या होता है कि जब वो फसल थी, उस फसल को और जो पूरी तरीके से नेचुरल बो रहे थे, वो नेचुरल से पहले और जो उन्होंने केमिकल यूज किया था उसके मुताबिक, और जो वो नेचुरल थी और वो केमिकल की थी, उस केमिकल वाली जल्दी वृद्धि कर जाती है और जो नेचुरल थी वो धीरे धीरे वृद्धि करती है। तो फिर वो पड़ोसी अपने पड़ोसी से कहता, देखो मैंने ये चीजें डाली थी। वो पूछता भी उससे, तुम्हारे खेत में कितना गेहूं हुआ? वो कहता, मेरे खेत में 50 मन हुआ। तो जिसने जहर डाला वो कहता कि अब की बार मेरे खेत में 70 मन गेहूं हुआ। तो पूछता कैसे हुआ? तो वो कहता कि मैंने इसमें ये अमृत डाला था, तो अगली बार तुम भी डालना। तो फिर वो अगली बार जब उस जहर को डालता है तो उसमें भी फिर वृद्धि हो जाती है। तो फिर लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई उन जहरों के प्रति कि ये जो जहर हम डाल रहे हैं, उन लोगों को समझ नहीं थी उस समय इतनी कि इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम निकलने वाला है। वो जब वो जहर डालते हैं, तो जब उन्होंने वो खेत में, जिस खेत मिट्टी से आप नेचुरली फसल ले रहे थे, उस मिट्टी में आपने जब वो जहर डालना शुरू किया, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जो हर साल यूरिया, डीएपी डालते हो ना जी, 1 फुट लगभग आप मिट्टी को खोदो और 1 फुट मिट्टी को खोदने के बाद उस मिट्टी को पानी में घोलो। मिट्टी को पानी में घोलने के बाद उस मिट्टी को अलग कर दो और उस पानी को एक साथ एकत्रित कर लो। आप जब अगली बार फसल बोओगे तो उसमें आपको नया खाद डालने की जरूरत नहीं है, उस पानी को भी आप खाद की तरह डाल दोगे तो भी आपकी फसल इतनी ही होगी। तो सोचिए कि कितनी मात्रा में आप अपने खेतों के अंदर जहर डाल चुके हो कि 1 फुट जमीन तक वो जहर बना हुआ है कि आपको नया यूरिया और डीएपी वाला जहर डालने की जरूरत नहीं है। अब इसका नुकसान क्या हुआ? उस यूरिया, डीएपी और इंसेक्टी, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जब आप डालते हो तो वो पहले वो जहर जाता मिट्टी में, मिट्टी से जाता उस बीज में, बीज से जाता फिर तने में, और तने से फिर वो जैसे पेड़ बड़ा होता है, पेड़ बड़ा होने के बाद वो तने से फल में आता है, और फल से ये माता यदि उसका अगर आहार ले रही है तो वो उसके दूध में जाता है और उसके दूध से उसके बच्चे में जाता है। सेम इसी प्रकार से आप उसको ले रहे हो तो वो आपके अंदर भी आएगा और वहां से फिर शुरुआत होती है एक नई बीमारियों का दौर की। फिर जिस दिन से आप अपने खेतों में ये जहर डालना शुरू किया है, अपने यूरिया, डीएपी और नाना प्रकार का, इसमें आपको उस दिन से ही आपको कैंसर से लेकर जितनी भी छोटी बीमारी है, चाहे वो बीपी की समस्या हो, चाहे वो शुगर की समस्या हो, चाहे वो महिलाओं में महामारी की समस्या हो, क्योंकि आज मैं शहर में रहता हूं, गुड़गांव में, अपना वहां कार्यालय बना हुआ है। वहां पर कार्यालय पर जब हमारी मंथली बैठक होती है, साप्ताहिक बैठक होती है, तो कुछ अपनी माताएं ऐसी हैं जो माताएं जुड़ी हुई हैं अलग अलग एनजीओ से, और जब वो बताती हैं कि 90% जो माताएं और बहनें हैं, लड़कियां हैं, वो जो उनकी मासिक धर्म जब आता है तो वो कभी टाइम से आता ही नहीं।
और किसी को पीसीओडी की समस्या, किसी को मतलब जल्द जो नेचुरली गर्भ धारण पहले हो जाता था, किसी को गर्भ ठहरने की समस्या। क्या माताओं में ये बात गलत कह रहा हूं? क्या ये समस्याएं आपको नजर आ रही है, नहीं आ रही? आपकी उम्र लगभग 50-60 साल से ज्यादा होगी और भी। क्या आज से 50 साल पहले आपने ये समस्या देखी थी? नहीं देखी ना? अच्छा, आपको जब बच्चे हुए थे आपको किसी अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी थी? नहीं पड़ी ना? क्या आपने कभी जो आज कैल्शियम के नाम पर, आयरन के नाम पर इतने इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, क्या आपने वो कभी लिए थे जी? अरे मैंने तो उदाहरण ऐसे भी देखे हैं कि माताएं खेत में काम कर रही है और वो खेत में ही बच्चे को जन्म देती थी। और आज शहर में, और जब आप हालत देखोगे, 18 से लेके 25 साल की लड़कियों या फिर जो जवान लड़कियां हैं, शहर की लड़कियों पर 5 किलो का कट्टा नहीं उठता। अगर वो बिना लिफ्ट के 2-3 फ्लोर चढ़ जाएं तो उसकी सांसें फूल जाती हैं उनकी। और ये माताएं बहनें बैठी हैं यहां पर, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कई किलोमीटरों से 50-50 किलो के न्यार के गड्ढे, चारा के गड्ढे रख के ले आया करती थी। और गांव की महिलाएं आज भी लाती। क्यों जी? क्या उस समय आप, मुझे ये बताइए, किसी प्रकार का इंजेक्शन लेती थी? कोई दवाई लेती थी? और जिस प्रकार से आप आज बीमार हो, आप देखती होंगी कि आप जिस, मान लीजिए जब आप 20 साल की उम्र में थी या 25 साल की उम्र में थी या 30 साल की उम्र में थी, उसके समक्ष पैरेलल में जब आप देखोगी उस समय की लड़कियों को जो आज आपके सामने दिखाई देती होंगी 20 साल 25 साल, तो आप उन्हें शायद उल्हाना भी देती होंगी कि जब मैं तेरी उम्र की थी तो मैं इतना काम कर दिया करती थी। होता ना? आज ऐसा क्या हो गया कि माताएं बहनें जो एक बच्चे को खेत में जन्म दिया करती थी, आज उस बच्चे का जन्म एक वेंटिलेटर पे हो रहा है। अच्छा, आपके समय में पहले ऑपरेशन हुआ करते थे जी? क्या बच्चे पहले उल्टे नहीं हुआ करते थे? हुआ करते थे ना? इस चीज को समझो। क्या आपको इन बातों से लगता नहीं कि एक सोची समझी साजिश है ये? मतलब ये आपको लगता नहीं कि जानबूझ के किया जा रहा है? दाई खत्म हो गई, कानून बना दिया, अगर कोई दाई बच्चा जन्माओगी तो जेल हो जाएगी उसमें। तो ये जब स्वास्थ्य तंत्र आया, इस स्वास्थ्य तंत्र के माध्यम से आगे ना खाइयो, कौन गुंड गाल के खावे। जो स्वास्थ्य तंत्र के नाम पर इन लोगों ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए, जैसे कि अभी भाई बता रहे थे कि जो पहले गांव में दाई हुआ करती थी, वो दाई पेट के हाथ लगाकर ये बता दिया करती थी कि इसको ये बीमारी है। वो ये बता दिया करती थी कि लड़का है लड़की। ऐसा होता था या नहीं होता था जी? लेकिन आज वो दाई आप देखोगे समाज में कहीं नजर ही नहीं आती। कानून बना दिया, यदि कोई दाई यदि बच्चे को जन्म, अगर ये काम गांव में करेगी तो उसको जेल हो जाएगी। तो मैं ये बात कर रहा था 1960 के बाद जब ये दौर शुरू हुआ, इस दौर में क्या हुआ कि इन लोगों ने, लोग पहले लेके आए इस जो जहर आपको दिया, इस जहर के माध्यम से बीमारियां, और बीमारियों से पहले इन लोगों ने तैयार कर दी दवाइयां। अब उन दवाइयों को बेचने के लिए बीमारियों की जरूरत पड़ी, और जब बीमारियों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जिससे लोग बीमार पड़े। और जब लोग बीमार पड़ने लगे तो इनकी दवाइयां बिकनी शुरू हुई, और जब दवाइयां बिकनी शुरू हुई तो इनका जो कमाने का जो धंधा था वो बढ़ने लगा। आज आप लोग देखोगे कि एक बच्चा वेंटिलेटर पे पैदा होता है और जब वो दुनिया से जाता है वेंटिलेटर पे ही चला जाता है। क्या किसी की नेचुरल डेथ हो रही है जी? अब कोई हार्ट अटैक से, कोई ब्रेन हेमरेज से, कोई लकवा से, कोई शुगर से, कोई कैंसर से, सब मर रहे हैं ना जी। ऐसा क्या हुआ कुछ दशकों में? ऐसा क्या हुआ कि जो एक कभी लोग बीमार ही नहीं हुआ करते थे कि अब आप जब देखोगे, मैं 100%
ये कह सकता हूं कि यहां पर जितने व्यक्ति बैठे हैं, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो कि जिसके घर में कोई रोगी ना हो। सिंगल व्यक्ति हाथ खड़ा करके दिखा दो कि जिसने आज तक कोई दवाई ना ली हो। तो ये आप जब आप ये देख रहे हो कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, यानी कि समस्या सबको है लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। जब ये समस्या सब लोगों की है तो क्या हम सब लोग मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते जी? निकाल सकते हैं ना। यदि मैं किसी व्यक्ति से या परिवार से ये कहूं कि आप ये कुछ नियम हैं, इन नियमों पे आप चलिए और आप जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ोगे, उन्हें मानने में कोई बुराई है जी? कोई बुराई नहीं है ना, कोई बुराई। अब जब ये समस्या हम सबको पता चल गई तो अब इन समस्याओं के लिए लड़ेगा कौन? मतलब कौन खड़ा होगा बताइए? क्या मेरे यहां भाषण देने से या इन बातों को समझाने से? जिन बातों को मैं बता रहा हूं ये माताएं पहले ही जानती हैं। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनको सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं इनको ये मालूम है, ये जानते हैं सब। क्यों जी? लेकिन मैं तो सिर्फ आप लोगों को, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं अपने बुजुर्गों को मतलब सिखा सकूं कि आपको क्या करना है। ये जो बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं ये तो ये बात जानते हैं जो मैं बोल रहा हूं। मैं तो बस थोड़ा याद दिला रहा हूं जी कि बुजुर्गों कि जो व्यवस्था पहले आप लोगों ने देखी है वो व्यवस्था बनी हुई है। आपको कोई नई व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। उस व्यवस्था को फिर से अपने परिवार में, अपने समाज में फिर से स्थापित करने की जरूरत है। अच्छा, पहले माताएं यहां बैठी होंगी, आपसे ये बोल दिया जाता था कि बीमार हो गई ये काढ़ा ले ले, बोल दिया जाता था कि बीमार हो गई, बोल देते थे 2 दिन उपवास रख ले अपना आप ठीक हो जाएगा। ऐसे होता था ना जी? आपको याद होगा एक अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ था जॉर्ज वाशिंगटन, उसको बुखार हो गया था। ये जो आज एलोपैथी सिस्टम तंत्र चला हुआ ना, इसको समझना आप। क्या हुआ, उस राष्ट्रपति को बुखार हो जाता है और एक अंग्रेजी डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर कहता है कि बुखार हो गया, इसका जो खून है वो खून गंदा खून हो गया, ये इसकी नस काटनी पड़ेगी। जब तक ये खून नहीं निकलेगा जब तक ये ठीक नहीं होंगे। ये सारी बातें गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ। सीख के गया था, यहाँ पर सिंगी लगाया करते, वो सिंगी देख के गया भैया गंदा खून काटे ठीक हो जाए। उन्होंने कौन बेरा क्या था काटा गंदा खून, थोड़ा खून सिया काटे, तो उन्होंने सोचा बुखार भी इससे ठीक हो जाए, नस काट दी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उनकी नस काट दी और वो डॉक्टर अपने घर चला गया। वो सुबह आया कि मैं हालत देख के आता हूं साहब की, क्या हुआ, ठीक हो या नहीं। वो जैसे ही आते हैं राम नाम सत्य। तो उन लोगों के पास तो बीमारियों का इलाज भी नहीं था। और जिस समय की मैं बात कर रहा हूं ना, उस समय पर माताएं और बहनें खेतों में बच्चों को जन्म दिया करती थी। जिस स्वास्थ्य तंत्र की मैं बात कर रहा हूं, उस समय उस तंत्र में ऐसी सर्जरी की जाती थी कि लोग ये नहीं पहचान पाते थे कि सर्जरी भी हुई है। मैं उस स्वास्थ्य तंत्र की आपके बीच बात कर रहा हूं कि उस तंत्र में आपको यह सिखाया जाता था कि बीमारियों का इलाज की तो बहुत दूर की बात है कि आप बीमार ही ना पड़ो। तो हमारे देश में एक आयुर्वेद था, नाम सुना होगा जी आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद आपको यह नहीं सिखाता कि आप बीमारियों का इलाज कैसे करना है, बल्कि इसके साथ साथ आयुर्वेद आपको यह सिखाता है कि आप बीमार ही ना पड़ो। अगर मैं आपको यह बोलने लग जाऊं कि खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए, मैं आपको बोलने लग जाऊं कि सुबह उठकर सबसे पहले आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, फिर फ्रेश होने जाना चाहिए,
मैं आपको बोलने लग जाऊं कि सुबह उठकर आपको जो पहला रस जाना चाहिए वो कड़वा जाना चाहिए। और आपको पता भी होगा पहले नीम की दातुन करते थे और आज क्या करते हो आप? वॉशरूम में घुसते हो कोलगेट, जिसके अंदर सोडियम लोरेल सल्फेट होता है। और जब आप रसायन विज्ञान की डिक्शनरी में आप जब पढ़ोगे तो ये कैंसर कारक जहर है, स्लो पॉइजन, जिसको आप रोज मतलब दांतों को घिस रहे हो 120 की स्पीड से यूं 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 चलते हो, ऐसे ही होता है ना जी। आधा घंटे करते हैं, आधा घंटा मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता, लेकिन आप लगे रहते हो कि आज ही मोती जैसे चमका दो इनको, ऐसे ही होता ना जी। कभी कुत्ता बिल्ली को ब्रुश करने की जरूरत पड़ी? क्या कभी आपने पशु कोई भी ब्रुश करता देखा? उनके दांत आज भी मजबूत हैं और उनके दांत फिर भी मजबूत रहते हैं। लेकिन आप तो प्रत्येक दिन ब्रुश करते हो और फिर भी आज आप देखोगे, मैंने 25-25 साल के लोगों के, मेरे उम्र के लोगों के मैंने दांत गिरे हुए देखे जी। 30-30 साल लोगों के मतलब कैप चढ़ी हुई है। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा जी। जब से कोलगेट आया तभी से हो रहा है सर। ये कब से हो रहा है? तब से हो रहा है जब से आप लोगों ने अपनी जो समाज की, आप लोगों की खुद की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को छोड़ दिया। अच्छा, जब आप लोगों को ये पता चल गया इनके कारणों से ये सब हो रहा है, तो क्या हमें बदल देनी चाहिए या नहीं बदल देनी चाहिए? अच्छा, मैं कहता हूं, मैं आपसे कह रहा था कि आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? जब आप खाना खाते हो तो पेट के अंदर एक जठर अग्नि प्रज्वलित होती है जो अपने भोजन को डाइजेस्ट करती है। आपने भोजन खाया और तुरंत पानी पी लिया तो क्या उस पानी से वो भोजन दब जाएगा और जो एक अग्नि का काम कर रही थी, वो जठर अग्नि, वो बिल्कुल धीमी पड़ जाएगी। फिर क्या होगा? वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सड़ेगा पेट के अंदर। तो एक नियम, अगर ऐसे नियम हमारे पास हैं और इन नियमों को पालन, भाई राजीव दीक्षित का आपने नाम सुना होगा, किन किन लोगों ने सुना है? आपने उनको सुना भी होगा। राजीव दीक्षित ने इस आयुर्वेद के ऊपर इतने लेक्चर दिए हैं। वो बताते हैं, वो राजीव दीक्षित का जो अंतिम देख रहे हो फोटो, वो कहते हैं कि मैंने आयुर्वेद के नियमों का 18 साल और 17 साल पालन किया है, मैं एक भी दिन 17 सालों में बीमार नहीं पड़ा। बताओ, आपके जो घर के अंदर आप जो बर्तन इस्तेमाल करती हो, उसमें आप एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करती होंगी, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती होंगी, आप आयोडीन नमक का इस्तेमाल करती होंगी, आप चीनी का इस्तेमाल करती होंगी, आप मैदा का इस्तेमाल करती होंगी, आप रिफाइंड का इस्तेमाल करती होंगी। समझ लीजिए, आपकी जो बीमार होने की जो मूल समस्या है, जो जड़ है, वो यही जड़ है। इस जड़ को आप आज ही अपने घर से समाप्त कर दीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली। क्या मैं गलत कह रहा हूं जी कुछ? दाल कैसे पकेगी फिर? तो आज अपनी माताओं बहनों को भी जल्दबाजी हो गई कि 2 मिनट में दाल बन के तैयार हो जाएगी। वो प्रेशर से बनी हुई दाल के अंदर जो पोषक तत्व नष्ट होते हैं माताओं, वो जब आप उसको बंद कर देती हो और हवा का स्पर्श उसमें नहीं होता, वो दाल पशुओं के खाने लायक भी नहीं होती और आप उसको इंसानों को खिला देती हो। उसके अंदर पोषक तत्व होते ही नहीं, उससे सिर्फ आपका पेट भरेगा। तो जब ये सारे नियम आप जान जाओगे तो आपको लगने लगेगा कि हमें तो किसी दवाई की ही जरूरत नहीं है। तो ये इसी परंपराओं को, इसी व्यवस्था को हजारों सालों से ये चली आ रही थी और इसी व्यवस्था को जब अंग्रेजों ने समझा, उन्हें लगने लगा कि वो तेरी के मूल में तो ये लोग हैं, ये काम करते हैं, ये तो सबसे पहले तो इस चीज को ध्वस्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? आयुर्वेद को इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया और उसको पिछड़ा हुआ बता दिया। आयुर्वेद में से सारी चीजें उन्होंने निकालकर अलग तरीके से आप लोगों के समक्ष रख दी और उस पर अपनी मोहर लगा दी, अपना नाम से पेटेंट करा लिया। और वो बोलने लगे कि तो रिसर्च हमने करी है। वो लोग कहते हैं कि जब अगर अंग्रेज भारत में नहीं आए होते
अगर अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो हमको तो खाना खाना भी नहीं आता था, हमको तो पहनना भी नहीं आता था, हमको तो सोना कैसे ये भी नहीं आता था, हमको तो चलना भी नहीं आता था, अरे हमको तो बात भी करना नहीं आता था, वो लोग ये कहते हैं। और आज इस कंडीशन में हम लोग आ गए कि अपने इस भारत को जो हजारों सालों से विश्व का नेतृत्व कर रहा था उसको सपेरों का देश बता दिया। अच्छा, अब आप ये बताइए, क्या ये जो स्वास्थ्य तंत्र है, इस स्वास्थ्य तंत्र के अंदर क्या आपको रक्षण, पोषण, पारदर्शिता, स्पष्टता कहीं नजर आती है जी? बताओ बताओ जी। जिंदगी भर दवा खिला खिला के मार देते हैं लोगों को। या तो जिंदगी भर दवाई खाते रहो या फिर अपने भोजन को ही दवाई बना लो। आप लोगों के सामने दो रास्ते हैं। यदि आप आज लालच में ये आते हो कि आप जहर खा रहे हो सस्ते के चक्कर में, जब आप बीमार पड़ते हो उससे कई गुना ज्यादा हॉस्पिटलों में दे देते हो, तो हमें ये बदलनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा, हमें जागरूक बनना पड़ेगा। तो ये स्वास्थ्य तंत्र के अंदर आपको ना तो संगीतमयता नजर आती, ना पारदर्शिता नजर आती, ना विज्ञान नजर आता, ना रक्षण, ना पोषण, कुछ भी तो नजर नहीं आता। क्या ये ऐसा स्वास्थ्य तंत्र बदलना चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए, क्या ये स्वास्थ्य तंत्र ठीक था या वो स्वास्थ्य तंत्र ठीक था जो आपको ये सिखाता था कि आप बीमार ही ना पड़ो? आयुर्वेद के अंदर 248 प्रकार से ज्यादा के बुखारों के बारे में वर्णन है, और आयुर्वेद के अंदर कुछ बुखार ऐसे हैं जो 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ बुखार आयुर्वेद के अंदर ऐसे हैं जो 7 दिन तक तो टूटता ही नहीं है, बुखार शरीर गर्म ही रहता है, कुछ बुखार ऐसे हैं कि 12 दिन तक रहता है। लेकिन आप यदि आयुर्वेद के अनुसार चलते हो तो आपका तो सबर का बांध ही टूट जाता है कि 2 दिन हो गए, और आप क्या करते हो उस समय? एलोपैथी का इंजेक्शन ठुकवा या टेबलेट लेके आ जाते हो। आप सोचते हो कि उस इंजेक्शन से, उन दवाइयों से जो बुखार था वो खत्म हो गया। एक्चुअल में वो बुखार खत्म नहीं होता, वो दब जाता है, और वही बुखार अलग एक नए वेरिएंट में निकल के आता है, जिसको आप डेंगू कहते हो, जिसको आप मलेरिया कहते हो, जिसको आप टाइफाइड कहते हो। अगर आपने आयुर्वेद में यह बताया गया है कि बुखार को छेड़ना काले नाग को छेड़ने के बराबर है, तो ये जो सारी की सारी जो मैं बातें बता रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इन बातों का आपको नहीं पता? बताओ जी। सबको पता है ना इन बातों का? सबको पता होने के बावजूद भी आप बीमार क्यों हो? आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपका समय व्यर्थ, मतलब क्या हम बात करने के लिए आए थे, मैं क्या बातें कर रहा हूं। अगर इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को अगर आपको समझना है तो आपको उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी, उन सभी समस्याओं को समझना पड़ेगा जिन जिन पिल्लरों से बनकर एक व्यवस्था खड़ी होती है। इस स्वास्थ्य तंत्र के अंदर जब आपको कहीं भी ये नजर नहीं आता, ना तो रक्षण, ना पोषण, ना कुछ भी, तो इस तंत्र को बदलना चाहिए या नहीं चाहिए? और बदलेगा तो कौन बदलेगा? बताइए, कौन बदलेगा जी? आप बदलोगे? अभी आप लोग बात कर रहे थे ना जिस भगत सिंह के सपने की, जिस शहीदों के, उन 7 लाख से ज्यादा जो क्रांतिकारी थे जिनकी मैं बात कर रहा था, उन शहीदों के सपनों में से एक ये भी सपना था कि भारत के अंदर जो ये एजुकेशन सिस्टम चला हुआ है, भारत के अंदर जो ये न्यायिक तंत्र चला हुआ है और जो ये स्वास्थ्य तंत्र चला हुआ है, ये बदलना चाहिए। तो इस सिस्टम को कौन बदलेगा आप लोगों में से? बताइए मुझको। क्या मेरे यहां घंटों घंटा चर्चा करने से क्या ये एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा? क्या मुझे बताइए, क्या मैं 2 घंटे 3 घंटे 3 दिन 6 महीना यहां बात करने से क्या ये स्वास्थ्य तंत्र बदल जाएगा? तो बदलेगा कैसे? शुरुआत मुझको अपने से करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको अपने से करनी पड़ेगी। जब आपके अंदर ये भावना निकल कर आएगी कि ये इस एजुकेशन सिस्टम को, इस न्यायिक तंत्र को बदलने के लिए मैं तैयार हूं, बल्कि ये नहीं कि हम तैयार हैं, तब जाके उन 7,32,000 से ज्यादा शहीदों के सपनों का भारत बन पाएगा। तब जाके हम स्वावलंबी भारत की ओर लौट पाएंगे।
अगर आप लोग यहां पर केवल कर्ज की समस्या को लेकर आए हो तो साथियों, ये कर्ज की समस्या जो पैदा हुई है ना, जो मूल में मैं ये बिंदु बता रहा हूं, उस कर्ज की समस्या जो पनपी है वो इन्हीं बिंदुओं से निकल कर आई है। वो कैसे आई है, इस कर्ज की समस्या पर भी हम आएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कर्ज की समस्या को लेकर यहां आए थे, लेकिन किन बिंदुओं पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। आप कर्ज की समस्या से तो सुलझ जाओगे, इसका तो समाधान पा जाओगे, लेकिन क्या मुझे ये बताओ, जिन व्यक्तियों के पास कर्ज नहीं है, अपार धन दौलत है, क्या वो आपको खुश नजर आते हैं? बताइए। सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, जितनी भी अभिनेत्री हैं, और जितने ये, मैं तो इनको भांड बोलता हूं, क्योंकि जो असली हीरो थे वो हीरो थे जो इस राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए। मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर राजस्थान की इस जगह पर अगर यह पता चल जाता कि यहां पर कैटरीना कैफ या कोई नृत्य करने वाली या फिर शाहरुख खान जैसे भांड यहां पर आ रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि शायद 10 एकड़ जमीन या 10 किले भी जगह कम पड़ जाती। कहने का अर्थ यह है कि उन भांडों को, उन नृत्य करने वाली वेश्याओं को सुनने के लिए तो समाज तैयार है। समाज की सोच को इन लोगों ने किस तरीके से बरगला दिया है, घुमा दिया है कि पूरा का पूरा समाज का जो ताना बाना था उसको इन्होंने ध्वस्त करके रख दिया कि आज समाज का जो 18-19 साल का जो युवक है या 25 साल से 50 साल का जो बुजुर्ग है, वो कभी सोचता ही नहीं कि समाज किस ओर जा रहा है। बुजुर्ग ये सोचते ही नहीं कि हमारा कर्तव्य ये था कि आने वाले नए बच्चों को हमें मार्गदर्शन करना है। वो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगे। दोस्तों, ये 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं हुआ, हजारों साल लग गए उन लोगों को ये सब करने में। क्या मेरी कोई बात आपको गलत लग रही है जी? अच्छा, कितने लोगों पर यहां कर्ज को लेकर आए, एक बार हाथ खड़ा करोगे जी? ईमानदारी से करना, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग ये कहा करते थे कि जिंदगी में कर्ज ही मत लियो, कुछ भी कर लियो, कहते थे ना जी। लेकिन आज की डेट में कि कर्ज लेने से तो व्यक्ति का स्वाभिमान चला जाता है, लेकिन मैं आज आपको एक बात कहता हूं, आज का लिया हुआ कर्ज आपका स्वाभिमान बढ़ा देगा। जो यहां पर जब आप इस बैंकिंग तंत्र को आप समझ लोगे, कर्ज की समस्या से तो आप छुटकारा पा ही जाओगे, ये बात मैंने शुरुआत में बोल दी थी। लेकिन जब यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, अच्छा आप मुझे ये बताइए, कल आपका बेटा जवान हो जाए, उसकी शादी हो जाए, क्या एक पिता चाहेगा कि मुझसे अलग रहने लग जाए? तो जब कोई माता ये नहीं चाहती, कोई पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो, कोई पिता माता ये भी नहीं चाहती कि पढ़ लिख कर ये हमसे उल्टे सीधे वचन बोले, कथनों का प्रयोग करे, तो फिर कर्ज की तो मेरे दोस्तों समस्या है ही नहीं। समस्या तो वास्तव में मूल रूप में कोई और है। और जब आप समझोगे ना, सारी समस्याओं को जब आप समझ लोगे, तो जब आपको समझ आएगा कि सबकी समस्या केवल एक ही समस्या है मूल में, और वो समस्या क्या है? वो समस्या है सिस्टम की, कि वो सिस्टम ऐसा बना दिया गया जिन यातनाओं और प्रताड़नाओं से आप जूझ रहे हो आज। तो इनको कौन बदलेगा? कौन बदलेगा इस सिस्टम को? अभी तो आप बात कर रहे थे बड़ी बड़ी की सपनों, शहीदों के सपनों का भारत नहीं बन पाया, ये नहीं कर पाया, अगर हम भगत सिंह के समय में होते तो ये कर देते, वो कर देते। अब आप लोगों की आवाज भी नहीं निकल रही। बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, नौजवान यहां पर बैठे हैं, माताएं यहां पर बैठी हैं। यदि माताओं के इतिहास को आप पढ़ोगे तो माताएं ऐसी ऐसी माताएं हुआ थी कि माताओं ने अपने मतलब शीश काटकर, गर्दन काटकर ऐसे भारत माता के चरणों में भेंट कर दी थी। और ऐसे ऐसे नौजवान भी यहां पर पैदा हुए हैं जो मात्र 16-16, 17-17 साल और 7 साल, 6-6 साल की उम्र में जिंदा दीवारों में चिंदे गए उन शहीदों के सपनों के भारत के लिए। अपनी नारी का तो
यहाँ पर इतना बड़ा इतिहास रहा है। जिस आपने चित्तौड़गढ़ की ये कहानी सुनी होगी रानी पद्मावती की, उसने उस वहीसी जो वो था, क्या नाम था उसका, अलाउद्दीन खिलजी, वो इतना उतावला था रानी माता पद्मावती को देखने के लिए, वो उसके समक्ष कभी भी नहीं आई। जब उन्होंने उसके पति को अपने हिरासत में ले लिया, जब रानी पद्मावती को लगने लगा कि अब हम सुरक्षित नहीं है, तो उस रानी के साथ 16,000 से ज्यादा उसके साथ स्त्रियों ने, पत्नियों ने जौहर कर लिया था। लेकिन उस वहीसी, उस दगाबाज और जो धोखे से वहां पर जिसने उनके ऊपर आक्रमण किया था, उनके हाथ अपने जिस्म को नहीं लगने दिया। ऐसा इतिहास रहा माताओं आपका। तो अगर इस भारत की तकदीर को यदि कोई बदल सकती है तो वो माता बदल सकती है, ना कि पुरुष बदल सकता है। क्योंकि एक वीर को जन्म एक माता ही देती है, एक भगत सिंह को जन्म भी एक माता ही देती है, एक दयानंद को, एक राजीव दीक्षित को भी जो जन्म देती है वो एक माता ही देती है। लेकिन आज वो माता की कोख खाली हो गई। आज वो माता उस वीर, उस भगत सिंह जैसे वीर को जनने की सोचती ही नहीं। ये विचारधारा, ये सोच आप लोगों की कहां खत्म हुई? आपको जानकर हैरानी होगी, अपना आयुर्वेद जो तंत्र था वो इतना बड़ा तंत्र था। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो शिवाजी था, शिवाजी को पैदा करने के लिए शिवाजी की माता को 18 साल लग गए थे। आप सोचोगे कैसे लग गए थे 18 साल?